जर्मनी के बॉन शहर में यहाँ इस वक्त एक काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल-पुथल है, क्योंकि हाल में जो 27 देशों का ब्लॉक है यानी कि यूरोपीय संघ, उसके संसद में चुनाव करवाए गए थे। वैसे तो वहाँ की जो सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी है अभी तक उन्हीं की पकड़ बनी हुई है, उनका वर्चस्व बना हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी फिनोमेना है वो है जो धूर दक्षिणपंथी पार्टियाँ हैं, यानी कि जो फार राइट हैं, उनके वोट शेयर्स में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली। वो काफ़ी स्ट्राइकिंग गेन्स कर पाने में कामयाब हो सके, जिससे खलबली की स्थिति मची कि क्या यूरोपीय संघ का जो पार्लियामेंट है उसमें क्या कुछ चेंजेस आ जाएंगी, क्योंकि दो खास करके पार्टियां हैं फार राइट की, क्या वो एक ग्रुप के तौर पर एक साथ जुड़ सकती हैं? अगर एक वो ग्रुप यूनाइटेड बन जाती हैं तो क्या यानी कि कंट्रोल उनके हाथों में चला जाएगा? वैसा होता हुआ तो नज़र नहीं आया। वहाँ पर अभी भी जो है उर्सुला वैन डर लेयन का ही जो है वर्चस्व बना हुआ है। लेकिन 3 ऐसे मुल्क हैं यूरोप के अंदर जिनमें खास करके ये शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। फ्रांस में हमने देखा कि किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको चुनावों का ऐलान करना पड़ा क्योंकि वहाँ फार राइट की सबसे ज़्यादा गेन्स हो गई और उन्होंने जो है स्नैप पोल्स करवाए। अब इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये नीजक रिएक्शन था या एक सोची समझी जो है उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि वहाँ अब चुनाव होने हैं इस महीने के अंत में और देखना पड़ेगा कि क्या मैक्रों, जिनके पास राइट है कि वो अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, क्या उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं चुनावों के नतीजों के बाद में, अगर जो यूरोपियन पार्लियामेंट में देखने को मिला है वैसे ही नतीजे हैं वहाँ फ्रांस में भी देखने को मिले। दूसरा मुल्क यानी कि जर्मनी, जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, यहाँ की जो मौजूदा पार्टी है वो तीसरे नंबर पर खिसक गई है, चांसलर ओलाफ शोल्स की पार्टी। और जर्मनी के अंदर खास करके काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है माइग्रेंट्स को अंदर में। ये यूरोप के सबसे बड़े इकोनॉमीज़ में हैं। नेटो की भी अगर हम बात करें, जो अलायंस हैं, मिलिट्री अलायंस, उसमें भी जर्मनी की बहुत अहम भूमिका है। और ऑस्ट्रिया में तो फार राइट पार्टी जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर जाकर खड़ी हो गई। तो आने वाले दिनों में इसका आखिर क्या मतलब होगा, क्योंकि पूरे विश्व भर में ही हम देख रहे हैं कि एक राइज ऑफ द राइट देखने को मिल रही है। इंडिया में भी हमने देखा है कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पर बनी हुई है। तीसरी दफ़ा इस बार वो उन्होंने सत्ता पर वो काबिज हुए हैं, हालांकि रिड्यूस नंबर्स के साथ में। अमेरिका में चर्चाएं जा रही हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाएंगे एक बार फिर से बतौर राष्ट्रपति, वहाँ पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। तो यहाँ यूरोप की राजनीति के बारे में मैंने यहाँ इस क्षेत्र में मौजूद कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से और सिटीजन से बात की। आप सुनिए उनकी राय और जानिए कि आखिर क्यों समझना ज़रूरी है कि इस फार राइट के राइज को हम कैसे देखें और क्या कुछ बदलाव आने वाले दिनों में यहाँ पर यूरोप के अंदर हो सकते हैं, जिसका निश्चित रूप से जो असर होगा यहाँ, जैसे अगर रूस यूक्रेन वॉर हो रहा हो, याद हो, तो ऐसा नहीं है कि वो भले ही हम उसे यूरोपियन वॉर कहें, लेकिन असर तो पूरी दुनिया भर में पड़ता है, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन्स पर असर पड़ जाता है, फूड फ्यूल सप्लाईज पर असर पड़ जाता है, प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करने लगती हैं दुनिया भर में। माइग्रेंट क्राइसिस अपने आप में सबसे बड़ा क्राइसिस है आज की तारीख में। तो एक बबल इफेक्ट है पूरी दुनिया भर में। कहीं पर भी अगर कुछ होता है तो उसका असर हज़ारों किलोमीटर दूर, 7 समंदर दूर दूसरे देशों में भी पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज़ भी हैं। और भारत से खास करके जहाँ इतनी तादाद में लोग आते हैं, यंग पॉपुलेशन भी जो है यहाँ पर हैं, जिन्होंने वोटिंग में एक अहम भूमिका निभाई है, तो समझना ज़रूरी होगा कि अगर यूरोप के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा समीकरण सियासी बदलते हैं तो इसका दुनिया भर में क्या असर होगा। तो आइए सुनाते हैं आपको हम ये बातचीत कुछ खास लोगों से। Thomas, how do you look at the rise of the far-right parties in the European Parliament elections? Do they look as if they can gain control, in some countries like France or Austria in particular in the months to come? Well, at the moment, it looks like that this is a possibility, especially, and we will look at French elections, the snap election that are upcoming. And of course, this is a huge roll of dice for Emmanuel Macron, who called for it. And I think he basically thought, okay, if we want to have this fight, let's have it now. And in Austria, we also have elections this autumn. And also the Freedom Party, which is the right-wing populist party, looks at it that it can come out as the strongest party in parliament. But again, then the question will be, can they form a government? And I think here that
especially the Conservative Party, has to ask itself some serious questions whether they want to join a coalition with them or not. But again, we will see what happens. But at the moment, I think it looks like in Austria also, Freedom Party could be number one in the autumn elections. यूरोप में इस वक्त जारी सियासी उथल पुथल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्वाति बख्शी हैं। ये बॉन में बेस्ड इंडियन जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रही हैं। स्वाति, अगर मैं शुरू में आपसे पूछ सकूं कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट में फार राइट को स्ट्राइकिंग गेन्स नज़र आए, उसको लेकर किस तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं? स्मिता, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट्स होते हैं, प्रदर्शन होते हैं बार बार फार राइट पार्टी जो AFD है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे, क्योंकि लग रहा है कि उसके जो कदम बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई कॉन्सर्टेड उस तरह की एक मूवमेंट जिसकी ज़रूरत शायद यहाँ महसूस कर रहे हैं लोग, वो अभी तक नहीं है और उसकी सफलता जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है। अब देखें कि इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें 24 साल से कम उम्र के युवाओं का जो प्रतिशत है जिन्होंने AFD को वोट दिया है वो 16% हुआ है। 2019 में वो 5% था। 11% की बढ़त है, तो वो इतनी बड़ी लैंडस्लाइड ही कही जाएगी कि पार्टी अचानक से दूसरे नंबर पर आ गई है जबकि लगातार आवाज़ें उठ रही थी। तो जाहिर है कि चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो AFD, जैसा हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं, वो पार्टी है जो इस वक्त दूसरे नंबर पर आई है जर्मनी में, और ओलाफ शॉल्स जो कि चांसलर हैं यहाँ के, उनकी पार्टी दरअसल तीसरे नंबर पर खिसक गई है। तो जैसे फ्रांस में हमने देखा कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भाई तुरंत इलेक्शंस जो हैं करवाए जाते हैं, स्नैप पोल्स करवाए जाते हैं, और उसको लेकर अभी बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं। जर्मनी में अभी कुछ वक्त है चुनाव होने में, लेकिन क्या इसकी इम्प्लीकेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ द मर्मर्स कि चुनाव जल्दी करवाए जाएं या टाइमिंग चेंज करवाए जाएं? जर्मनी में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था जैसे ही मैक्रोन ने वो घोषणा की कि करेंगे वो लोग चुनाव बहुत जल्द, लेकिन वो उन्होंने जर्मनी ने उसको रेप्लिकेट करने से तुरंत इनकार किया। उसकी बात हो गई थी, तो वो होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, चुनावों को देखते हुए कि वो आगे आने वाले हैं और जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये चिंताएं जो हम पहले भी बात कर रहे हैं कि वो बढ़ती चली जा रही हैं। उसका एक और पहलू ये भी है कि ग्रीन पार्टी, जिसकी तरफ पहले युवा उनका रुझान बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो पर्यावरण की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, एनवायरमेंटल लॉज की बात करते हैं, उनकी तरफ रुझान जो था वो कम हुआ है। तो ये जो ज़ीरो सम गेम सिचुएशन है उसको देखते हुए अगर अभी चुनाव करवाए भी जाएं तो हो सकता है कि नतीजे जो हैं वो अनुमानों से कहीं ज़्यादा अलग हो भी सकते हैं। जब आपका सवाल था बेसिकली कि अगर वो होता है तो क्या यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। और फार राइट के साथ अगर आप पूरी दुनिया भर में ही देखें, वो जो एक कॉमन फिनोमेना है, भले हम ट्रम्प की बात करें, हम UK में बात करें, हम यहाँ यूरोप में बात करें, यूजुअली जो रेटरिक है ख़ास करके माइग्रेशन को लेकर, उसमें बहुत ज़्यादा श्रिलनेस नज़र आती है कि आप माइग्रेंट्स को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, माइग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर। तो यहाँ जो एशियन माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनसे क्या आपकी बातचीत हो रही है स्वाति? क्या उनके अंदर कुछ खास चिंताएं हैं इस शिफ्टिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर? बिल्कुल स्मिता, क्योंकि जिस तरह से माहौल बदला है, कुछ समय पहले तक वो चिंताएं थीं लेकिन उतनी सरफेस पर नहीं आई थी, सतह पर नहीं आई थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं जो ये दक्षिण पंथ है अगर वो वाकई में पॉलिटिकल पावर में बदलता है तो सभी माइग्रेंट्स पर उसका असर पड़ेगा। कुछ एक ख़ास, क्योंकि जैसे भारत को ही लें या भारतीय माइग्रेंट्स को लें ख़ास तौर से, तो स्किल्ड लेबर है, तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप स्किल्ड लेबर के तहत आए हैं तो शायद आपकी स्थिति जो है वो अलग होगी। लेकिन जब माहौल बदलता है, राजनीतिक माहौल बदलता है, तो जाहिर तौर पर आप अगर माइग्रेंट हैं तो आप माइग्रेंट ही होते हैं, चाहे आप किसी भी तबके क्योंकि वो नैरेटिव भी तो बनता है ना, भले ही आप स्किल्ड हो लेकिन आप आकर दूसरों की नौकरियां ले रहे हो, भले ही वो नौकरी ये तो अपने आप में विवाद है कि वो नौकरी कौन ले सकता था, लेकिन वो नैरेटिव जो है वो ओवरपावर कर लेता है। तो निश्चित तौर पर एशियन लोगों को, साउथ एशियन लोगों को ये खतरा महसूस होता है कि अगर स्थितियां बदलती हैं तो क्या होगा। और वो लोग जो अपने परिवार लेकर आए हैं उनके लिए चिंताएं ज़्यादा हैं क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं कि वो अगले 5 साल में क्या करेंगे।
तो पिछले ही महीने हम लोग एक शूट पर गए थे और उसमें हमने एक भारतीय परिवार के साथ शूट किया था जिनके 2 बच्चे हैं। उनकी एक लंबी योजना थी कि ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, फिर स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे, ऐसे यहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं। उनका पूरा करियर प्लान जो है वो, जो कि एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार में होता है, वो सेट था। लेकिन क्या वो पूरी हो पाएंगी, अब उनके ऊपर सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आखिरी सवाल स्वाति, ये तो जर्मनी की परिप्रेक्ष्य में हमने बात कर ली, लेकिन जब यूरोपियन पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, वहाँ हालांकि अभी भी जो सेंट्रिस्ट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन वो कंट्रोल में हैं और ऐसा नहीं है कि पावर उनके हाथ ग्रिस्प से चला जा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि अगर एक सब्सटैंटिव राइज हो रहा है, अगर लैंडस्केप बदलता है, क्या जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर नज़रिया हैं, क्या वो भी बदल सकता है विद इन यूरोप? फिलहाल वो नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि रूस को रोकने का जो एक अभी पीछे आपने देखा कि जर्मनी ने भी रिकंस्ट्रक्शन यूक्रेन को लेकर एक समिट किया, बर्लिन में 2 दिनों की समिट हुई हाँ, थी। समिट हुई थी। उसके बाद अभी एक और समिट इस वीकेंड भी हुई थी। तो यूक्रेन की मदद और रशिया को रोकने का जो नैरेटिव है वो फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तुरंत फुरत में बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एलीट है वो ये पूरी कोशिश यही समझाने की है कि आखिर ये युद्ध क्यों इतना अहम है पूरे यूरोप को बचाए रखने के लिए। और इसीलिए पूरी लामबंदी जो है वो उसी नैरेटिव के पीछे हुई है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों, क्योंकि यूक्रेन को पैसा देना क्यों अहम है, क्योंकि वो कुछ हद तक उसी पर निर्भर करता है कि आप वो कैसे नैरेटिव बेच पाते हैं। तो अगर ये आपका जो सवाल था कि अगर परिस्थिति बदलती है यूरोपीय संसद में भी, तो भी मुझे नहीं लगता है कि वो नैरेटिव एकदम से कहीं जाने वाला है। मतलब यूक्रेन को बैक करना है, इसको लेकर तो सहमति है, कंसेंसस है, क्योंकि आपको हम बता दें कि जब यूरोपीय डेलीगेशंस आ रहे हैं इंडिया में, जिनसे मेरी मुलाकात होती हैं, वो बार बार इस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली ऐसे ही फ्रेम करते हैं कि दिस इज़ नॉट जस्ट एनी वॉर, दिस इज़ अ वॉर फॉर आवर एग्जिस्टेंस, फॉर आवर आइडेंटिटी। तो इसलिए उस मसले में कम से कम, चाहे इस वक्त जो भी राजनीतिक यहाँ पर हलचल हो या सिचुएशन बदले, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बदलाव आने की इस वक्त हम नहीं एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। पर बहुत शुक्रिया आपका स्वाति हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और VOA इंडिया के सभी दर्शकों का शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन। हमारे आप YouTube स्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आदाब।